तो 12th क्लास द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो का हम तीसरा भाग अब हम पढ़ रहे हैं। 11 जुलाई सन 2023। तो फिर टीचर ने कहा, बेटा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पढ़ाई के लिए अधिक उत्सुक न थे। सिर्फ तुम्हारा दोष नहीं है कि तुम पढ़ाई से दूर रहे, तुम्हारे माँ बाप ने भी रुचि नहीं ली उसके अंदर, आपकी पढ़ाई में। वे तुम्हें किसी खेत या फैक्ट्री में काम पर लगाना अधिक पसंद करते थे ताकि कुछ और पैसा मिल सके। ये सत्य बात है। आपके माँ बाप भी आपकी पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं रखते हैं। कई बार आपके माँ बाप भी आपको कई अन्य काम पर भेज देते हैं, लावणी करवाते हैं, अब नरमे की चुगाई हो जाएगी, निराई करवाएंगे। तो आपके माँ बाप भी आपकी पढ़ाई के प्रति इतनी रुचि नहीं रखते हैं। वो चाहते हैं कि मज़दूरों से जो दिहाड़ी के पैसे देने हैं वो हमारे बच्चे ही कर लेंगे। तो उससे कहीं ना कहीं आपके करियर पर, आपकी पढ़ाई पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये लालच जो है बहुत बुरा है, ताकि कुछ पैसा मिल सके। और वो कहता है मैं भी दोषी हूँ, तो दोष मेरा भी है बेटा। क्या मैंने कभी तुम्हें पाठ पढ़ने के स्थान पर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? कई बार मैं भी पाठ पढ़ने के बजाय क्यारियों में पानी दे लो, बच्चे को कचरा बीन लो, मैं भी तो ऐसे काम करवाता हूँ। और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या तब मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी? एक टीचर अब सच्चाई बता रहा है कि कसूर तो मेरा भी है। कई बार मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं बच्चों की छुट्टी कर देता था। फिर एक बात से दूसरी बात निकलती रही, ऐसे वो बातें बताता रहा। लेखक कहता है हम सुनते रहे, बातें चलती रही। एम हैमल फ्रेंच भाषा की बात करता रहा कि फ्रेंच भाषा कितनी अच्छी है। कहता रहा कि संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्क संगत, बहुत लॉजिकली भाषा, बहुत अच्छी फ्रेंच भाषा है। अब तो नहीं, भारत में 20 साल पहले फ्रेंच का बहुत ज़्यादा चला था। जगह जगह फ्रेंच के कोचिंग सेंटर खुल गए थे। आप तो 20 साल पहले आपका जन्म नहीं हुआ, मुझे पता है। कहते थे फ्रेंच सीखनी है, अभी भी सिखाई जाती है, लेकिन तब कुछ ज़्यादा ही चलन हुआ था फ्रेंच का। अच्छी भाषा होगी कि हमें अपने मध्य इसकी रक्षा करनी होगी और हम कभी इसे न भूलें। क्योंकि जब किसी समाज को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वे उस समाज के लोग अपनी भाषा को कसकर पकड़े रहते हैं, तब तक ऐसा है कि मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी है। बहुत अच्छी बात बताई। किसी भी देश को जब गुलाम बना लिया जाता है, अगर वो अपनी भाषा को कस के पकड़ रखते हैं तो वो भाषा ही उस जेल से आज़ाद होने की चाबी है। भाषा के नाम पर लोग फिर इकट्ठे हो जाते हैं और संघर्ष करके आज़ादी पा लेते हैं। फिर उसने एक व्याकरण खोली, ग्रामर की किताब खोली और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। मैं ये देखकर हैरान था कि मैं उसे कितनी अच्छी तरह समझ रहा था। जो भी वह बोल रहा था कितना आसान लग रहा था, कितना आसान। अब जो भी वो बोल रहा था सब आसान लग रहा था, सब समझ में आ रहा था। जब पहले यही टीचर पढ़ाता था तो कुछ भी समझ नहीं आता था। ये तो बात है कि हम समझना चाहते हैं कि नहीं। कई बार हम किसी की बात को समझना ही नहीं चाहते, तो चाहे वो कितना भी अच्छा पढ़ाए हमारी समझ नहीं आएगा। कई बार हम समझना चाहते हैं तो चाहे वो खराब पढ़ाए, जब भी हमारी समझ आएगा। तो कह रहा है अब तो सब समझ आ रहा था मेरे। मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं था। वो ध्यान से सुनेंगे नहीं तो समझ कैसे आएगा। और यह है कि इतने धैर्य से उसने हर बात कही
कभी समझाई नहीं थी, या हो सकता है उसने कभी इतने दिल से कभी कोई बात समझाई नहीं थी या मैंने समझी नहीं थी। कुछ ऐसा लगता था कि वह बेचारा व्यक्ति जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हमें देना चाहता था और एक ही झटके में सारा कुछ हमारे सिरों में भर देना चाहता था। ग्रामर के बाद हमें लिखना सीखा, फिर हमने लिखना सीखा। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आया था, जिन पर सुंदर गोल लिखावट से लिखा था फ्रांस देश का नाम, जैसे आपके देश का नाम है हिंदुस्तान, भारत। एलसेट, फ्रांस, एलसेट, ये शब्द छोटे छोटे झंडों जैसे लग रहे थे और कैसी शांति छा गई थी। कागज़ के ऊपर पेन के रगड़ की आवाज़ ही एकमात्र आवाज़ थी। तो इतनी शांति क्लास में थी कि कोई पेन से जैसे कागज़ पर लिख रहा है तो वो रगड़ने की तो आवाज़ भली आ जाए, कोई शोर शराबा दंगा कोई नहीं कर रहा था, सब सुन रहे थे। एक बार कुछ गोवरेल उड़कर अंदर आ गए। गोवरेल मतलब कोई पक्षी, कबूतर, गुटरगू गुटरगू करने वाले, वो अंदर आ गए, पर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। गोवरेले कौन होते हैं? या तो कोई भंवरे या कोई कुछ जानवर जो भी हैं वो अंदर उड़कर आ गए, लेकिन किसी ने नहीं देखा कौन आया, सब पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं ध्यान दिया। जो मछली पकड़ने के हुक ट्रेस कॉपी पर कर रहे, मानो यह भी फ्रेंच ही हो। तो छोटे छोटे बच्चे जो थे, मछली पकड़ने के जो हुक होते हैं उनको वो अपनी कॉपी पे मांड रहे थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि कौन अंदर जानवर आया। छत के ऊपर कबूतर, छत के ऊपर कबूतर बड़े धीमे स्वर में गुटरगू गुटरगू कर रहे थे। कबूतर छत के ऊपर गुटरगू गुटरगू कर रहे थे और मैंने मनी मन में सोचा, क्या वे इन कबूतरों से भी जर्मन भाषा में गवाएंगे? तो लेखक ने सोचा कि क्या वो जर्मन भाषा इन कबूतरों को भी सिखाएंगे कि गुटरगू गुटरगू तुम भी जर्मनी भाषा में करो। ये ऐसा भी करेंगे क्या? जानवरों पर भी पहरा लगाएंगे? ऐसा कुछ सोचने लगा लेखक। जब भी मैंने अपनी कॉपी से सिर उठाकर देखा, तब मैंने एम हैमल को अपनी कुर्सी पर अचल बैठे हुए कभी एक तो कभी दूसरी चीज़ पर टकटकी लगाकर देखते हुए देखा, मानो वे अपने दिमाग में बसा लेना चाहते थे कि छोटे से स्कूल कक्ष में हर वस्तु कैसी लग रही थी। जरा सोचो, 40 वर्ष तक वह उसी स्थान पर रह चुका था। 40 साल तक कोई रहे और फिर उसको छोड़कर जाए, कितनी दुख की बात है। बिल्कुल इसी तरह खिड़की के बाहर उसका बगीचा और उसका क्लास उसके सामने, केवल डेस्क यानी कि मेज़ और बेंचें घिसकर चिकनी हो गई थी। बगीचे में लगे अखरोट के वृक्ष अधिक ऊंचे हो गए थे। बगीचे में जो अखरोट के वृक्ष लगे थे वो बड़े हो गए थे। मतलब जो टीचर था वो स्कूल में ही रहता था। पहले क्या था, ये दूसरे देशों में जो टीचर हैं, सरकारी टीचर, ये स्कूल में ही रहते थे, गांव में, उसी में कमरा मिलता था, उसी में पढ़ाते थे। अब तो ज़माना बदल गया, अब तो मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, तो घर करके टीचर आ जाते हैं। तब ये तो कुछ होता नहीं था, तो जहाँ नौकरी लग जाती थी फिर उसको वहीं रहना पड़ता था। तो कमरा में मिल जाता था, बीवी बच्चे हैं तो वो भी ले आओ, तो वहीं रहो, वहीं पढ़ाओ, वहीं गांव का खाओ पियो। जैसे मंदिर में पुजारी, गुरुद्वारा में भाई जी पाठ करते हैं तो वो वहीं रहता था। और हाफ वाइन जिसे उसने खुद रोपा था, एक ऐसी बेल जिसको उसने खुद लगाया था, खिड़कियों से लिपट कर छत पर पहुंच गई थी।
इन सबको छोड़ते हुए उसका दिल कैसा टूटा होगा। बेचारा ऊपर बहन के चलने की आवाज़ सुनकर जो ट्रंक पैक कर रही थी, उसकी सिस्टर उसके साथ रहती थी टीचर की, या तो वाइफ रहेगी या मम्मी रहेगी। अब वो मान लो शादी नहीं हुई तो बहन थी, दोनों बहन भाई होंगे, तो उसकी बहन ऊपर रहती थी और बहन जो उसकी है वो छत पे चल रही थी, ऊपर वाला कमरा मिला हुआ था, तो वो आवाज़ आ रही थी थोड़ी थोड़ी। वो ट्रंक में कपड़े लत्ते पैक कर रही थी बहन उसकी, तो ट्रंक पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें अगले दिन ही देश छोड़ना होगा। अगले दिन ही वो दोनों भाई बहन देश छोड़कर, देश तो क्या छोड़ेंगे, मतलब उस जगह को छोड़कर चले जाएंगे और जर्मनी का नया टीचर आ जाएगा। परंतु उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने हर पाठ को अंत तक सुना। ये किसने सुना? उसकी बहन ने सुना शायद। सुलेख के बाद हमारी इतिहास का पाठ था, इतिहास का। फिर शिशु अपना बी बी बो बू बोल कर याद कर रहे थे। जो छोटे शिशु, छोटे बच्चे हैं, वो जैसे ABCD या अनाराम, बी बो बी ये उर्दू का नाम आ गया, फ्रेंच भाषा में कुछ है, उसको छोटे बच्चे याद कर रहे थे। कमरे में मैं बिल्कुल बूढ़े हौसर ने, क्या हो गया, कमरे में बिल्कुल बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा पहन लिया था और दोनों हाथों में अपनी प्राइमर पकड़े, जो पहले की किताब थी पकड़े, उनसे अक्षर पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था बूढ़ा हौसर। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था, आवेग से भरी उसकी आवाज़ कांप रही थी। बूढ़ा हौसर भी रो रहा था गांव का, और उसको देखना ऐसा मनोरंजक अनुभव था कि हम सभी हंसना और रोना चाह रहे थे। कभी मन करता था इसको देखकर हंसे कि कैसे रो रहा है, कूं कर रहा है, कभी हम खुद को रोना आ रहा था, तो अब हंसे या रोए हमारी समझ नहीं आ रहा था। आहा, कितनी अच्छी तरह मुझे याद है वह अंतिम पाठ जिसे मैं भूल नहीं सकता। बिल्कुल तब ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। जो चर्च यानी कि आपका मंदिर होता है, उनकी चर्च होती है, वहाँ बड़ी घड़ी है, उसने 12 बजा दिए दोपहर। इसके बाद धार्मिक पूजा पाठ चर्च में, जैसे मस्जिद में पूजा पाठ 2 बजे, धार्मिक पूजा पाठ। ठीक उसी क्षण ड्रिल से लौटते हुए पर्शियन लोगों के नगाड़े हमारी खिड़कियों के नीचे बजने लगे। जो जर्मनी की फ़ौज थी पर्शियन, उनके फिर नगाड़े तुतुही उनकी बजने लगी कि सेना आ गई। अपनी कुर्सी से बहुत पीला हुआ हेमेल उठ खड़ा हुआ। मुझे वह कभी इतना लंबा नहीं लगा था। जैसे कुर्सी से उठा, यूं उठा गुस्से से, यूं वो इतना लंबा वो कभी लगा ही नहीं था जितना आज गुस्से से वो लग रहा था। और फिर उसने क्या कहा? मेरे मित्रों, वह बोला, मैं पर किसी चीज़ ने रोके रखा। फिर वो बोल नहीं पाया, वह आगे नहीं बोल सका। वो बोले कैसे? वो बोलता तो आंसू आ जाते उसके, अब बोल नहीं सका। तब वह ब्लैक बोर्ड के ऊपर की तरफ मुड़ा, एक तरफ चौक उठाई और अपनी सारी शक्ति लगाकर जितने बड़े अक्षरों में मैं लिख सकता था उसने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। अपने देश के बारे में लिखा, फ्रांस चिरंजीवी हो, ये लिखा उसने। मतलब आवाज़ तो उसके मुंह से निकली नहीं, लिख दिया उस बात को। तब वह रुका और अपने सिर से दीवार को झुकते हुए बिना कोई शब्द बोले उसने अपने हाथ से हमें इशारा किया, ऐसे इशारा किया, भाई जाओ अब छुट्टी है, स्कूल समाप्त हुआ, तुम जा सकते हो। बोला नहीं, ऐसे इशारा किया। तो बच्चों ये लेसन था, बहुत अच्छा लेसन है। इसकी हम हिंदी पढ़ चुके हैं, कल आप इसकी रीडिंग लगाएंगे, लेकिन पहले आप इसको घर पर रीडिंग करके आएंगे, फिर बारी बारी से हर बच्चे से पढ़वाया जाएगा थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ। थैंक यू सो मच।